ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज द मशीन आर रेट। ठीक है, टॉपिक इज मशीन आर रेट। कोई आइडिया किसी को क्या हो सकता है मशीन आर रेट? ठीक है, व्हाट कैन बी अ मशीन आर रेट? पर आवर मशीन की डेप्रिसिएशन या पर आवर मशीन की डेप्रिसिएशन। ठीक है, अर्पित ने एक आंसर दिया है कि पर आवर मशीन के डेप्रिसिएशन को हम मशीन आर रेट बोलते हैं। हाँ जी, कोई और कोई गेस मार सकता है या कुछ भी जो आपको समझ आता है क्या हो सकता है मशीन आर रेट? मशीन 1 घंटे में कितना काम कर रही है? अर्पित ने एक आंसर और दिया है कि मशीन 1 घंटे में कितना काम कर सकती है, दैट इज द मशीन आर रेट। हाँ जी तनिष, क्या बाकी सब? हाँ जी, इनका खर्चा कितना आ रहा है? आपकी आवाज कट रही है आशुतोष, क्या बोल रहे थे? खर्चा मशीन का खर्चा मतलब मशीन का खर्चा। ठीक है, तो कुछ ठीक बोल रहे हैं। मशीन आर रेट का मतलब है कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सपेंसेस इन रनिंग द मशीन फॉर 1 आवर। ठीक है, तो जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं उस मशीन को 1 घंटा चलाने के ऊपर जो मुझे टोटल खर्चे 1 घंटे में इंकर करने पड़ते हैं, उस कैलकुलेशन को हम मशीन आर रेट बोल देते हैं। ठीक है जी, ये चीज ठीक है, ध्यान से समझना, इस टॉपिक को मुश्किल नहीं है। और ओवरहेड से अगर क्वेश्चन आया, बहुत हद तक चांसेस होते हैं इस टॉपिक से वो उठाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मशीन रेट की हमने डेफिनेशन की बात की है। मशीन रेट है क्या? जिस भी मशीन की आपको इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, उस मशीन को 1 घंटा चलाने के लिए जो आपको टोटल खर्चा इंकर करना पड़ता है, उस टोटल खर्चे को 1 घंटे के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो उस कैलकुलेशन को हम मशीन रेट बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला क्या होना चाहिए? हाँ जी तानिश, मशीन आर रेट निकालने का फॉर्मूला कि टोटल एक्सपेंसेस पर आवर मुझे कैलकुलेट करने हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए है? सर टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स वर्क। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस ऑन दी मशीन। ठीक है, जिस भी मशीन की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके जो भी आपको टोटल खर्चे गिवन है डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स वर्क। आवर्स का ध्यान रखना, यहाँ जो आवर्स की बात कर रहे हैं टोटल इफेक्टिव आवर्स वर्क। ठीक है, तो एक्सपेंसेस पर आवर निकालने हैं। अगर मशीन आवर रेट की अगर हम बात करें, दिस इज एक्सपेंसेस पर आवर। ठीक है, पर वाले फॉर्मूलाज हमेशा इजी होते हैं। पर से पहले वाली चीज का टोटल ऊपर लिख दीजिए, पर से बाद वाली चीज का टोटल नीचे लिख दीजिए। वो पर जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेट हो जाती है। तो यहाँ मुझे एक्सपेंसेस पर आवर कैलकुलेट करने हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा टोटल एक्सपेंसेस जिस मशीन की कैलकुलेशन हो रही है, पर के बाद आर है तो डिवाइडेड बाय टोटल आर। आर कौन से इफेक्टिव आर? ठीक है, तो पहली चीज यही डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में कि इफेक्टिव आवर्स किसको बोलें। हाँ जी, कुछ आइडिया या टर्म से समझ आता है कि इफेक्टिव आवर्स क्या हो सकते हैं? हाँ जी आप। जो भी मशीन ने अपनी फुल 100% इफेक्टिवनेस दिखाई, एफिशिएंसी दिखाई। अर्पित ने एक आंसर दिया है कि मशीन ने जो अगर फुल 100% एफिशिएंसी पे काम किया है तो उसको हम इफेक्टिव आवर्स बोलते हैं। हाँ जी, कोई और आंसर देगा या ये लगता है ठीक बोला है उन्होंने? सर जितने आवर्स वर्क करा उसने। जितने घंटे एक्चुअली काम किया, बिल्कुल ठीक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मशीन को आप 100 घंटे चला सकते थे, 2 घंटे वो लाइट गई हुई थी, चली ही नहीं, तो इसका मतलब उसके इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितने हैं? 98 है। ठीक है, 100% कैपेसिटी पे मैं उसको 100 घंटे चला सकता था। जैसे अभी अर्पित ने बोला कि 100% एफिशिएंसी पे जो उसको वो काम कर सकती है मशीन, दैट इज द इफेक्टिव आवर। काम किया है। ठीक है, वो 100% नहीं है, वो भी 98 हो गया जो मैंने एग्जाम्पल दिया है कि 100% एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। हाँ जी, फॉर्मूला कितना बता? फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंसेस ऑन द मशीन डिवाइडेड बाय टोटल इफेक्टिव आवर्स वर्क। हाँ, इफेक्टिव आवर्स का फॉर्मूला भी मैं लिखता हूँ। उसके लिए मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा था कि फॉर एग्जांपल एक मशीन है आपकी जो आप टोटल 100 घंटे चला सकते हैं, 100% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो 100 घंटे वो मशीन काम कर सकती है। ठीक है, 2 घंटे लाइट ही नहीं थी। ठीक है, जिस महीने की कैलकुलेशन आप कर रहे थे उस महीने में 2 घंटे लाइट ही गई हुई थी। ठीक है, आपका पावर बैकअप भी फेलियर था। ठीक है, तो 2 घंटे मशीन चला ही नहीं पाए, तो इसका मतलब उसके इफेक्टिव आवर्स कितने बन जाएंगे?
जितने वो घंटे काम कर सकती थी दैट इज 100 आवर्स, माइनस जितने घंटे उसने काम नहीं किया, तो जितने घंटे एक्चुअली काम किया है वो उसके इफेक्टिव आवर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला में लिखते हैं, टोटल आवर्स अवेलेबल। ठीक है, टोटल आवर्स अवेलेबल का मतलब है जितने भी घंटे आप उस मशीन पे काम कर सकते हैं माइनस डाउन टाइम आवर्स। ठीक है, डाउन टाइम आवर्स का क्या मतलब है, कितने घंटे मशीन खराब पड़ी थी या बंद पड़ी थी उस कारण से, माइनस मेंटेनेंस आवर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 1 घंटा एक महीने में आपने मशीन की मेंटेनेंस के लिए लगाया है, तो उस 1 घंटे में मशीन बंद रही होगी तो वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, रन टाइम आवर्स। ठीक है, रन टाइम मतलब जितने घंटे वो चल सकती थी पर नहीं चला पाया आप किसी भी कारण से, वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली जो हमारे इफेक्टिव आवर्स की हम बात कर रहे हैं, रन टाइम आवर्स और टोटल आवर्स अवेलेबल सेम ही होंगे। रन टाइम आवर्स, रन टाइम का मतलब जितने घंटे चल सकती थी पर नहीं चली है, टोटल आवर्स तो जितने घंटे आप चला सकते थे। रन टाइम का मतलब, या इसको डाउन टाइम मैंने लिख ही दिया, वो सेम ही चीज है, अलग से नहीं भी लिखना चाहते आप छोड़ सकते हैं। रन टाइम और डाउन टाइम एक तरह से ही हो जाएगा कि कितने घंटे वो मशीन नहीं चली। ठीक है, तो अगर आप इसको अलग से नहीं लिखना, लिख लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखना चाहते तो रन टाइम डाउन टाइम ये चीज आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो मेंटेनेंस आवर्स, डाउन टाइम आवर्स, रन टाइम आवर्स, किसी भी कारण से अगर आपकी मशीन नहीं चली थी तो उसको आपने माइनस कर देना है टोटल अवेलेबल आवर्स से, तो जो बाकी बैलेंस बचेगा वो आपके इफेक्टिव आवर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव आवर्स का एक्चुअली जो मतलब है दैट इज द एक्चुअल वर्किंग आवर्स, कि जितने घंटे काम हो सकता था वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जितने घंटे काम एक्चुअली किया है हम उसकी बात कर रहे हैं। देखो जी, ये चीज समझ आती है, देखिए जी ये चीज समझ आती है सबको, इफेक्टिव आवर्स वाला कंसेप्ट। सर मतलब सर माइनस वही करना है सर जिसमें माइनस वो मशीन करना है होती हो। जितने घंटे मशीन नहीं चली। वही ठीक है, टोटल में से वो सारे घंटे माइनस कर देंगे जितने घंटों के लिए मशीन चलाई ही नहीं है हम। हाँ जी आयुष, क्लियर है ये चीज? बाकी सबको माइनस करने क्लियर के है जी? लिए चले अभी यहाँ पर एक, रन टाइम दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? रन टाइम आज की बात बता दो आप। रन टाइम के बाद तो मैंने ये सिर्फ यही लिखा है कि जितने भी घंटे मशीन नहीं चली होगी वो माइनस कर देना है। ये तो मैंने इफेक्टिव आवर्स लिखा है कि सब कुछ माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी ये आपकी इफेक्टिव आवर्स बन जाएंगे। ठीक है, इफेक्टिव आवर्स को हम वर्किंग आवर्स भी बोल सकते हैं, एक्चुअल वर्किंग आवर्स। ठीक है जी, वीडियो क्लियर नहीं है आप लोगों के पास? क्लियर है सर। चल मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखनी है जब भी आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। टोटल एक्सपेंसेस will be calculated for the same period for which the effective hours are given. ठीक है, एक बार लिख लीजिए फिर इसका मतलब समझाता हूं। वो कहता है हमने टोटल एक्सपेंसेस उसी पीरियड के लिए कैलकुलेट करने हैं जिस पीरियड के लिए आपको इफेक्टिव आवर्स दिए गए हो। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अगर आपको इफेक्टिव आवर्स पर एनम बेसिस पे गिवन है तो मैं सारे एक्सपेंसेस भी पर एनम बेसिस पे ही कैलकुलेट करूंगा। अगर आपको ये इफेक्टिव आवर्स मंथली बेसिस पे गिवन है तो मैं सारे खर्चे भी मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करूंगा। अगर ये आपको इफेक्टिव आवर्स डेली बेसिस पे गिवन है मैं तो सारे खर्चे में उस केस में वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, पहली चीज आंसर स्टार्ट करने से पहले आपने क्या देखना है, इफेक्टिव आवर्स का पीरियड देखना है कि इफेक्टिव आवर्स किस पीरियड के लिए दिए गए हैं। ठीक है जी, तो अगर वो पर आनम है खर्चे पर आनम निकालेंगे, पर मंथ है पर मंथ निकालेंगे, पर डे, पर क्वार्टर, जैसे भी हैं हम उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन निकालते हैं, उससे इस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करते हैं। बुक में ये क्वेश्चन नंबर है आपका 35, कंप्यूट द मशीन रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन।
ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ, ये शेयर कर देता हूँ। देखा जी, आपकी स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन शेयर कर दिया मैंने। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 है जो हम स्टार्ट करने लगे हैं। कंप्यूट द मशीन आर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आगे जी देखना सबके स्क्रीन पे, बताना जी एक बार सब, आपके पास क्वेश्चन मिल गया है, शेयर हो गया आपके पास? यस चलिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। सर वो कहते हैं, सर बड़ा तो हो गया सर, पर ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा। चलो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या अलग से, अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स को ही यूज कर लीजिए। ठीक है, बोर्ड वाली स्क्रीन छोटी हो गई है या कुछ है, तो एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वापस बोर्ड पे चलेंगे। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। वो कहता है कंप्यूट द मशीन आर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। वो कहता है द कॉस्ट ऑफ द मशीन इतना है, ठीक है, कुछ खर्चे गिवन है। जब भी क्वेश्चन आएगा मशीन आर रेट का, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इफेक्टिव आवर्स की कैलकुलेशन कर देनी। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हम कैलकुलेट करेंगे कि इफेक्टिव आवर्स कितने हैं। चलिए गुरकीरत एक बार क्वेश्चन में देख के बताएंगे टोटल आवर्स कितने हैं। टोटल आवर्स अवेलेबल एक बार देख के बताएंगे कितने हैं। सर इसमें सर ऐसे लिखा है, दिस इंक्लूड सेटिंग अप टाइम ऑफ 200। हाँ, पहले तो हम टोटल की बात करें, टोटल आवर्स कितने हमें दिए गए हैं, टोटल आवर्स हमें दिए गए हैं दैट इज 2200 आवर्स पर एनम। ठीक है, ये गिवन है आपको। अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट गिवन है कि आपको जो टोटल आवर्स हैं वो कितने हैं, 2200 आवर्स पर एनम बेसिस पे आपको दिए गए हैं। उसके बाद वो कहता है दिस इंक्लूड्स अ सेटिंग अप टाइम ऑफ 200 आवर्स। हाँ जी आशुतोष, ये सेटिंग अप टाइम ऑफ 200 आवर्स, इस सेटिंग अप टाइम में मशीन चली होगी या नहीं चली होगी? चिराग आप बताएंगे, सेटिंग अप आवर्स में मशीन चली होगी? नहीं चली होगी सर। नहीं चली होगी, तो इफेक्टिव आवर्स निकालने के लिए माइनस करूं या नहीं करूं? माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल करना पड़ेगा है, इसमें से वो कहता है सेटिंग अप टाइम जो है, जिस टाइम के लिए मशीन नहीं चलाई है वो 200 आवर्स पर एनम है। तो इसका मतलब मेरे जो इफेक्टिव आवर्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 2000 आवर्स पर एनम बेसिस पे। चलिए पास आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, कि यहां पर हम एक्सपेंसेस किस पीरियड के लिए कैलकुलेट करेंगे? वन आवर के लिए। पर एक्सपेंसेस किस पीरियड के लिए कैलकुलेट किए जाएंगे? अभी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था कि हम एक्सपेंसेस उसी पीरियड के लिए कैलकुलेट करेंगे जिस पीरियड के लिए इफेक्टिव आवर्स दिए गए होंगे। तो इफेक्टिव आवर्स मुझे गिवन है पर एनम बेसिस पे। इसका मतलब है हम कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंसेस ऑन पर एनम बेसिस। ठीक है, मैंने आपको ये चीज लिखवाई थी कि सबसे पहले आपने चेक करना है कि जो इफेक्टिव आवर्स हैं वो किस पीरियड के लिए दिए हैं, पर डे, पर मंथ, पर वीक, पर क्वार्टर, पर हाफ ईयर या पर एनम। जिस भी पीरियड के लिए ये आपको ये इफेक्टिव आवर्स दिए गए होंगे उसी पीरियड के लिए खर्चे निकालने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई खर्चा पर मंथ गिवन होगा, हाँ पर एनम गिवन है, तो अगर कोई भी खर्चा पर मंथ बेसिस पे गिवन होगा उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करके पर एनम कैलकुलेट कर दूंगा। कोई मंथली गिवन है तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्वार्टरली गिवन है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ ईयरली गिवन है 2 से मल्टीप्लाई, डेली गिवन है 365 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका मतलब इस गिवन क्वेश्चन में मैं सारे खर्चे पर एनम बेसिस पे कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो हमें वही चीज कैलकुलेट करनी है कि टोटल एक्सपेंसेस क्या दिए हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सपेंसेस, प्लीज जिसको नहीं समझ आएगा पूछ लेना, सिर्फ कॉपी मत करना, थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
जो भी पॉइंट आपको अटकेगा प्लीज साथ साथ उसको क्लियर करते चलो। ठीक है, Okay, तो टोटल एक्सपेंसेस हमें कैलकुलेट करने हैं और हमने बोला कि हम एक्सपेंसेस निकालेंगे एनुअल बेसिस पे। ठीक है जी, सबसे पहली चीज आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ द मशीन 1,00,000 रुपीज। आयुष एक बार बताएंगे कॉस्ट ऑफ द मशीन क्या हम एक्सपेंसेस में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ जी आयुष। कोई और बताएगा? आशुतोष, गुरकीरत, तनिष्क, पार्थ? नो सर, सर कॉस्ट में कॉस्ट में जो कॉस्ट ऑफ द मशीन है एक्सपेंसेस में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? आशुतोष ने कहा कि नहीं करेंगे। हाँ जी आर्यन, आप क्या कहते हैं? नो सर, नहीं करेंगे, ये रीजन बताएंगे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तो एसेट की परचेज की वैल्यू है ना, वो एक्सपेंस तो नहीं है ना। दैट इज द कैपिटल कॉस्ट। आयुष आपके पास स्क्रीन नहीं आ रही? सर आयुष की स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। स्क्रीन ब्लैंक हो गई। ब्लैक हो गई बिल्कुल। ब्लैंक हो गई, एक मिनट रुको जी। देखना एक बार, अब बोर्ड आया है आपके पास आयुष? आयुष एक बार देखना है, अब आया बोर्ड। क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था आयुष, अगर आप बता पाए तो। मैंने नहीं पूछा सर, था, आप मेरे को बता दो स्टार्टिंग से क्वेश्चन, मेरा ब्लैंक हो गई थी स्क्रीन सर, दिखा ही नहीं कुछ भी। मैं क्वेश्चन एक बार शेयर कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 जो आपकी स्क्रीन पे है, हम वो करने लगे हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इफेक्टिव आवर्स कैलकुलेट किए हैं। 2200 टोटल घंटे पर आनम बेसिस पे आपको गिवन है। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, टोटल आवर्स अवेलेबल आपको दिए गए हैं 2200 घंटे एनुअल बेसिस पे, जिसमें से वो कहता है सेटिंग अप टाइम था मेरा 200 घंटे का। तो सेटिंग अप टाइम में मशीन नहीं चली होगी, इसका मतलब इससे मैंने माइनस कर दिया है। तो इफेक्टिव आवर्स कैलकुलेट कर दिए हैं कि 2000 घंटे हैं जो मशीन ने काम किया है एनुअल बेसिस पे। तो खर्चे पर एनम गिवन है। तो हमने नेक्स्ट चीज डिस्कस की थी कि हम टोटल एक्सपेंसेस जो गिवन है वो भी पर एनम बेसिस पे ही कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है आयुष? ठीक है जी, यहाँ तक? हाँ जी सर, यहाँ तक ठीक है। ठीक है अब सर, यहाँ आपको तक। खर्चा पहला गिवन है कॉस्ट ऑफ द मशीन 1,00,000। तो आपके अकॉर्डिंग एक एक्सपेंसेस में इंक्लूड करूं या नहीं करूं? सर कॉस्ट ऑफ कहाँ पे लिखा है सर? कॉस्ट ऑफ द मशीन पहली लाइन में देखो गिवन है, कॉस्ट ऑफ द मशीन 1,00,000 रुपीज। तो इसको इंक्लूड नहीं करना सर, है या नहीं करना? ये इंक्लूड नहीं करना सर। नहीं करना, क्यों नहीं करना? ये उससे रिलेटेड नहीं है ना सर, आर से। कैपिटल कॉस्ट है, हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। एक्सपेंसेस का मतलब रेकरिंग या रूटीन एक्सपेंसेस की हम बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ द मशीन इज द कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट ना। या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं होता, वो फिक्स एसेट्स में इंक्लूड करके दिखा दिया जाएगा। तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर डेप्रिसिएशन गिवन होगी तो इस कॉस्ट के ऊपर वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, सेकंड चीज आपको गिवन है इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज। हाँ जी तनिष्क, इसका क्या करेंगे? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस गिवन है 10,000। सर इसको ऐड कर किस में ऐड देंगे। करने? खर्चे में डालूं या किस में ऐड करने की बात कर रहे हो? सर कॉस्ट ऑफ मशीन में। कॉस्ट ऑफ द मशीन में ऐड कर देंगे। ध्यान रखना है, जब भी आप कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो उसको परचेज करने पे और उसको पुट टू यूज, मतलब उसको यूज पे लेके आने के लिए उस टाइम के बीच में जितने भी आप खर्चे करते हैं वो सारे कैपिटलाइज हो जाते हैं। ठीक है, कैपिटलाइज का मतलब है वो उसकी कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड करके दिखा दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपने मशीन खरीदी और इसको इंस्टॉल कराने के लिए कुछ खर्चे किए, तो जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस आपको गिवन है 10,000, वो कॉस्ट में ही इंक्लूड करके दिखा दिए जाएंगे। तो एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं करना, वो कॉस्ट में ही डाल दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लाइफ 15 ईयर्स इज 5,000 रुपीज। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन याद हो तो क्या फॉर्मूला होता था स्ट्रेट लाइन मेथड का? कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, यहां से 1 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाती थी। ठीक है, ध्यान रखना है, जब भी स्क्रैप वैल्यू, लाइफ और कॉस्ट आपको गिवन होंगे
तो वहां से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे और डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द गिवन एसेट। तो कॉस्ट कितनी है? आपने बोला 1 लाख में खरीदा था, 10,000 हमने इंस्टॉलेशन के खर्चे किए थे जो आप कहते हैं कि कॉस्ट में ही ऐड करने थे, तो इसका मतलब उसकी टोटल कॉस्ट बन जाती है मशीन की 1,10,000 रुपए। स्क्रैप वैल्यू कितनी गिवन है? स्क्रैप वैल्यू आपको गिवन है 5,000 रुपए और हमें कहते हैं लाइफ कितनी है? 15 साल की लाइफ हमें क्वेश्चन में इस मशीन की दी गई है। तो इसको सॉल्व करते हैं, वो 1 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी, वो कितनी आ जाती है? 9,000 रुपए। ठीक है, पर एनम डेप्रिसिएशन आएगी। हम सारे खर्चे पर एनम बेसिस पे निकाल रहे हैं तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 9,000 इसी तरह से इंक्लूड करके दिखा देते हैं। देखिए जी, पहला पॉइंट या पहला खर्चा सबको समझ आता है? सर एक बार फिर से बता दो सर, स्क्रैप वैल्यू वाला, स्क्रैप वैल्यू के बाद। बिल्कुल जी, दोबारा बताता हूँ। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट और लाइफ, जब भी क्वेश्चन में ये 3 चीजें आपको गिवन मिलेंगी तो आपने यहाँ से डेप्रिसिएशन निकालना है और डेप्रिसिएशन का छोटा सा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द लाइफ। इस फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करेंगे तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकल जाएगी। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में कॉस्ट कितनी है? 1 लाख में परचेज किया था, 10,000 इंस्टॉलेशन के खर्चे किए थे जो आप कहते हैं कॉस्ट बढ़ाने, तो टोटल कॉस्ट बन जाती है 1,10,000 रुपए। ठीक है जी, स्क्रैप वैल्यू गिवन है 5,000, लाइफ गिवन है 15 साल, तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकल गई 9,000 रुपए। इस क्वेश्चन में हम पर एनम बेसिस पे ही खर्चे निकाल रहे हैं, पर एनम ही ये डेप्रिसिएशन निकली है 7,000। ठीक है, मैंने 9 गलत लिख दिया, 7,000 आता है, तो 7,000 ये जो डेप्रिसिएशन निकली है ये हमारा पहला खर्चा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला खर्चा पढ़ते हैं। क्या है हमारे पास? अगला खर्चा हमें गिवन है, वो कहता है जनरल लाइटिंग ऑफ द शॉप पर मंथ इज 300 रुपीज। या चलो एक पॉइंट मैंने बीच में मिस कर दिया, वो कहता है रेंट एंड रेट्स फॉर द शॉप पर मंथ 200। ठीक है, तो रेंट एंड रेट्स फॉर द शॉप वो कहता है 200 रुपीज पर मंथ। पहली कैलकुलेशन जो हमें कन्वर्ट करनी है, हम एनुअल बेसिस पे निकाल रहे हैं, ये पर मंथ गिवन है, तो पर मंथ को एनुअल करने के लिए क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चीज बन जाती है 2,400 रुपए पर एनुअल। अब दूसरी चीज, हाँ जी सर एक बार वो 10,000 प्लस क्यों करा हमने 1 लाख में? तो मतलब हमारी कॉस्ट तो 1 लाख है ना उसकी? 1 लाख। अच्छा, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है सर। ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है। जब भी कोई एसेट खरीदते हो और उसको यूज में लेके आने के लिए जितने भी खर्चे आप करते हो वो कैपिटलाइज हो जाते हैं, कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। ओके सर। ठीक है, चलिए हम रेंट की बात कर रहे थे। अब रेंट में पहली चीज पर मंथ गिवन थी तो उसको मैंने पर एनम में कन्वर्ट कर दिया 12 से मल्टीप्लाई करके। दूसरी चीज जो है, अगर आप ध्यान से देखें, रेंट फॉर द शॉप गिवन है। शॉप का मतलब पूरी फैक्ट्री का रेंट गिवन है। मैंने सिर्फ वो रेंट की कैलकुलेशन करनी है जो इस मशीन से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये रेंट पूरी फैक्ट्री का गिवन है, मैं सिर्फ मशीन से रिलेटेड खर्चे निकाल रहा हूं, तो मैं इस रेंट में से देखूंगा कि इस मशीन के हिस्से में कितना रेंट आना चाहिए है। फर्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि अगर रेंट कलेक्टिव गिवन होता है तो रेंट किस रेशियो में बांट दिया जाता है? हाँ जी गुरकिरत, रेंट अगर गिवन होता है तो किस रेशियो में बांटते हैं हम? सर फ्लोर स्पेस फ्लोर स्पेस या एरिया के रेशियो में। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कि मशीन कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, द मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। ठीक है, ये आपको गिवन है। वो कहता है द मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द शॉप। इसका मतलब है जो मशीन का खर्चा है या मशीन कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है, 1/4, तो टोटल रेंट का भी 1/4 कर दिया जाएगा और वो वैल्यू रेंट की इस खर्चों में इंक्लूड करके दिखा दिया जाएगा। देखिए ये पॉइंट सबको समझ आया है? हम मशीन के खर्चे निकाल रहे हैं तो हम सिर्फ वो हिस्सा खर्चों का उठाएंगे जो मशीन से रिलेट करता है। टोटल एक्सपेंसेस हमने पूरी फर्म के या पूरी फैक्ट्री के नहीं इंक्लूड करने हैं। देखो ये पॉइंट सबको समझ आया है? बोलिए प्लीज एक बार, ये चीज सबको समझ आई है? हाँ जी सर। यस सर। चलिए अगला पॉइंट आपको गिवन है, अगला खर्चा जनरल लाइटिंग फॉर द शॉप पर मंथ 300 रुपीज।
ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है लाइटिंग फॉर द शॉप 300 पर मंथ। ठीक है, हम पर एनम निकाल रहे हैं तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 600 रुपीज पर एनम हो जाएगा। अब दोबारा से अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये भी फॉर द शॉप गिवन है, मतलब पूरी फैक्ट्री की लाइटिंग आपको दी गई है। लाइटिंग अगर ना गिवन हो, हाँ जी आशुतोष, किस रेशियो में बांटा जाता था इसको? किसको? लाइटिंग को हम किस रेशियो में बांटते थे अगर टोटल गिवन हो? लाइट पॉइंट सर, लाइट पॉइंट्स के रेशियो में। अगर लाइट पॉइंट्स नहीं है तो एरिया की रेशियो में। तो क्वेश्चन में देख के बताएंगे लाइट पॉइंट्स गिवन है, नहीं गिवन है, लाइट पॉइंट्स कहीं नहीं गिवन है, तो इसका मतलब इसको भी हम एरिया की रेशियो में बांट देंगे। अरे कौन सी रेशियो है सर ये रेशियो मतलब जो कलेक्टिव एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उसको किस तरह से सेग्रीगेट करना है बिटवीन दी मशीन्स या डिपार्टमेंट। तो पूरी फैक्ट्री का रेंट गिवन था, मुझे मशीन के हिस्से का रेंट निकालना है, तो मशीन जितने एरिया में लगा रखी है मैंने उसी का उतना ही रेंट डालूंगा, तो इसलिए एरिया में बांट दिया। सेम ऐसे लाइटिंग की बात करते हैं, लाइटिंग पूरी फैक्ट्री की आपको गिवन है, तो मैं तो लाइटिंग का उतना ही खर्चा डालूंगा ना जितना मशीन के लिए मैंने यूज किया, तो उसको भी मैंने एरिया के अकॉर्डिंग मशीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपको गिवन है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन 960 रुपीज पर एनम। हाँ जी चिराग, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है या हम उसको एज इट इज यूज कर लें? एज इट इज सर। एज इट इज यूज कर लें। पर एनम चाहिए, पर एनम गिवन है। फॉर द मशीन चाहिए, फॉर द मशीन गिवन है। कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इसको खर्चों में इंक्लूड करके दिखा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इसको डायरेक्टली डाल देते हैं 960 रुपए, जो आपको पर एनम बेसिस पे गिवन है। नेक्स्ट आपको गिवन है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पर एनम, दैट इज 1000 रुपीज। ठीक है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दैट इज 1000 रुपीज पर एनम। पार्थ, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है या नहीं है? नो सर। नहीं करना है। पर एनम चाहिए, पर एनम है, कहीं फॉर दी होल फैक्ट्री की बात नहीं की है, तो हम अज्यूम करके चलेंगे मशीन का ही खर्चा है, तो इसको भी एज इट इज इंक्लूड कर लेते हैं, इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत हमें नहीं है। चलिए अगला खर्चा पढ़े, क्या गिवन है हमें? अगला खर्चा आपको गिवन है पावर कंजम्पशन 10 यूनिट्स पर आवर, रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट्स इज 20 रुपीज। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं। अब पावर आपने कैलकुलेट करनी है कि पावर का खर्चा क्या होगा। अब पावर कंजम्पशन आपको क्या गिवन है, देखना चाहिए वो कितना है। पावर कंजम्पशन है कितने यूनिट्स पर आवर, देखना क्वेश्चन है कितने यूनिट्स? 10 minutes per hour। 10 यूनिट्स पर। 10 यूनिट्स पर आवर। इसका मतलब कि 1 घंटे में ये मशीन मेरे मीटर के 10 यूनिट घुमा देती है। ठीक है, तो पावर कंजम्पशन 10 यूनिट्स पर आवर का क्या मतलब है कि अगर मैं इस मशीन को चलाता हूं तो 1 घंटे में वो 10 यूनिट कंज्यूम करती है। ठीक है, तो 10 यूनिट्स पर आवर। तो हमने मशीन को कितने घंटे चलाया? हमने चलाया मशीन को 2000 घंटे। तो 2000 घंटों में कितने इसने यूनिट्स घुमाए होंगे मेरे मीटर के? 10/1 × 2000। इसका मतलब पूरे साल में मीटर पे इसने 20,000 यूनिट्स की कंजम्पशन की होगी। देखो जी, ये पॉइंट सबको समझ आता है? ये मशीन 1 घंटे में, हाँ जी मैं दोबारा बोल देता हूं, ये आपको क्या है कि ये मशीन 1 घंटे में 10 यूनिट्स घुमाती है मीटर के। हमने पूरे साल में 2000 घंटे इस मशीन को चलाया था, तो 2000 के लिए कितने इसने यूनिट फूके होंगे? ठीक है, तो 1 घंटे के 10, तो 2000 घंटों के 20,000 यूनिट्स इसने पूरे साल में कंज्यूम किए होंगे। आपको सेटिंग टाइम पे कोई पावर कंज्यूम करेगी? सेकंड पॉइंट पे दोबारा बोले, क्या है सर मतलब ये सेटिंग अप के टाइम में कोई पावर नहीं कंज्यूम करेगी? वो मैं आपको लिखवाता हूँ एक इंपॉर्टेंट करके पॉइंट। ठीक है, और आपको रेट ऑफ पावर गिवन है, वो कहता है बिजली कितने की पड़ती है आपको? 20 रुपीज पर 100 यूनिट्स, कि 100 यूनिट्स आपको 20 रुपए में पड़ते हैं, तो 1 यूनिट कितने का पड़ता होगा आपको?
20 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 20 पैसा। ठीक है, आपको गिवन है कि 100 यूनिट्स के आपको 20 रुपए देने पड़ते हैं बिजली का बिल, तो इसका मतलब 1 यूनिट के आप 20 पैसे देते हैं। तो 20,000 यूनिट्स के लिए क्या पावर की वैल्यू रही होगी? 1 यूनिट के 20 पैसे, 20,000 जो आपने यूनिट घुमाए हैं उसके लिए ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 4,000 रुपीज। तो पावर की वैल्यू आ जाती है हमारी 4,000 रुपीज। देखो जी, एक बार ये सबको क्लियर है? फिर जो आर्यन एक पॉइंट पूछ रहा था वो समझाता हूं। देखिए जी प्लीज, एक बार सबको ये चीज क्लियर है? प्लीज थोड़ा रिप्लाई करते चलिए, मुझे भी लगेगा आपको समझ आ रहा है। हाँ जी सर। ठीक है जी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होता द मशीन कंज्यूम्स पावर even during the setting up time, तो मेरी पावर की वैल्यू क्या बन जाती, कोई बताएगा? हाँ जी, कोई बता सकता है? 22,000। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। वो कहते हैं कि 2000 की जगह क्या हो जाता, हम यहाँ पर 2200 घंटे के लिए पावर कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, और ये अजम्पशन आपने खुद से नहीं लेनी, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ही आप इसको ऐसे करें, नहीं तो वील अज्यूम की पावर कंज्यूम होती है सिर्फ इफेक्टिव आवर्स के लिए। ठीक है जी आर्यन, पॉइंट क्लियर हुआ आपका? 100 को क्यों नहीं लिया? हाँ 2000 जी? क्यों नहीं लिया? 2000 क्यों नहीं लिया? हमने 2000 ही लेना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि पावर सेटिंग अप टाइम पे भी कंज्यूम की जाती है तो 2200 लेना है। 2200 घंटे, 1 घंटे के 10 यूनिट इंटू 20 पैसा पर यूनिट, फिर ये पावर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती। पर ये तभी करना था अगर क्वेश्चन में लिखा होता, तो हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो हमने 2000 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करके दिखा देने। सर अपने यहाँ पे बोलो क्या कह रहे हो? इंस्टॉलेशन टाइम, तो सर हमने यहाँ पे अज्यूम करा है। अज्यूम नहीं किया, अगर ये चीज गिवन है तो ऐसे करना है, नहीं तो 100% हम इफेक्टिव आवर्स को ही लेके चले। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूं, अगर तो क्वेश्चन में गिवन है ऐसी कोई स्टेटमेंट की पावर इस पीरियड के लिए भी कंज्यूम की जाती है, तो वैसे करना है, नहीं तो सारी कैलकुलेशंस इफेक्टिव आवर्स के लिए ही करनी है। देखो ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ जी? बताइए प्लीज एक बार, सबको ये चीज क्लियर हुई है? बोलो प्लीज एक बार हाँ जी रिप्लाई सर। करिए। हाँ जी ठीक है सर, वो तो क्लियर होगी सर। आपने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट के नीचे पावर 2200 आवर्स इंटू 100 के लिखा है। अगर ऐसी स्टेटमेंट मतलब अगर इसकी कैलकुलेशन होती है,